वैभव ग्लोबल एक यूनिक बिजनेस मॉडल है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये ज्वेलरी स्पेस में। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो वैभव ग्लोबल अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? जब भी कोई कंपनी या कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बेसिकली ये दो तरीके यूज करते हैं, कोई भी कंपनी हो या कोई भी बिजनेस हो। एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड दूसरा होता है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एक एडिशनल लाइन ऐड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल तनिष्क है। तनिष्क ज्वेलरीज की रिटेलिंग करता है। कल को अगर तनिष्क गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दे तो ये हो जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन, बिकॉज उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक और एडिशनल लाइन ऐड करी है। सिमिलरली अगर हम हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपने सिमिलर प्रोडक्ट में एक और एडिशनल सेगमेंट ऐड कर दिया है। लेट्स से अगेन तनिष्क का एग्जांपल लें तो सपोज तनिष्क जैसे इंडिया में सिर्फ वेडिंग ज्वेलरी की रिटेलिंग करता है। अब कल को अगर ये कंपनी किसी ऐसे कंपनी को एक्वायर कर ले या ऐसी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाए जो कि फैशन ज्वेलरीज की रिटेलिंग करता हो, तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। तो ये दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं जो कि बिजनेसेस एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं। अब इसमें वैभव ग्लोबल जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, विच मीन्स कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजाइनिंग हो, सोर्सिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेलिंग हो, ये सब कंपनी खुद करती है इन हाउस। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस तरीके के जो बिजनेस मॉडल होते हैं उनमें मार्जिन्स कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज सारी चीज़ों पे कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, सारे प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि कॉम्पिटिटर्स के पास में नहीं होता है। वैभव ग्लोबल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है गोल्ड ज्वेलरी की एंड अदर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की। एंड इसको ये सेल करता है, इनके दो डिस्ट्रीब्यूशन मोड है। पहला है टीवी चैनल्स के थ्रू। बेसिकली इनके तीन टीवी चैनल्स हैं, शॉप एलसी यूएसए, शॉप एलसी जर्मनी एंड टीजेसी यूके। ये तीन टीवी चैनल्स हैं इनके। इन तीन टीवी चैनल पे टेली शॉपिंग के थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करती है, ई टेलिंग बेसिकली इसे कहा जाता है। एंड दूसरा इनका चैनल है डिजिटल चैनल, जिसमें ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इनका खुद का मोबाइल ऐप, ओ टी टी एप्स या फिर वेबसाइट्स, इनके मीडियम से ये अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करता है। ये दो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के मोड हैं, जिसमें टीवी चैनल जो है वो 69% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके ओवरऑल रेवेन्यू में। एंड जो डिजिटल चैनल है, जो जो डिजिटल मोड है, वो 39% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। लास्ट कुछ ईयर्स का अगर हम डेटा देखें तो जो डिजिटल चैनल है इनका, उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ से भी डबल रेट पे इनका डिजिटल चैनल जो है वो ग्रो हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स में। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट की, वो वैभव ज्वेलर करता है इंडिया एंड चाइना में। बेसिकली एशिया में ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल जो है वो ये तीन कंट्रीज में करते हैं, यूएस, यूके एंड जर्मनी। इन तीन कंट्रीज में ये सेल करते हैं। एंड जो रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग है वो ये कंपनी ग्लोबली 31 कंट्रीज में करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है ओवर द ईयर्स। एंड ऑब्वियसली ये इजीली रेप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मोस्टली जो ज्वेलरीज कंपनी है हमने भी जो डिस्कस की है, या तो वो रिटेल ज्वेलर्स हैं लाइक कल्याण, तनिष्क या सैनको, या फिर वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड की, जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट है एक एग्जांपल के लिए। सो इन अ वे एक यूनिक बिजनेस मॉडल है वैभव वैभव ग्लोबल, जो कि सब कुछ इन हाउस करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करता है एंड सेल करने का जो तरीका है वो भी इनका ई टेलिंग का है। मतलब ये रिटेल आउटलेट्स नहीं है, इनके स्टोर नहीं है, ये ई टेलिंग के थ्रू तीन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते हैं। टारगेट कस्टमर्स की अगर हम बात करें वैभव ग्लोबल की, तो इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं बेसिकली वो बेबी बूमर्स एंड जेन एक्स, ये इनके टारगेट कस्टमर्स हैं। यानी कि वो लोग जिनकी यूजुअली एज 45 से ज़्यादा है एंड वो लोग जिनकी एज 65 से ज़्यादा है। ये इनके टारगेट कस्टमर्स हैं। पोटेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें, जिन तीन कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, यूएस, यूके एंड जर्मनी, यहाँ पे ई टेलिंग का जो टोटल मार्केट साइज है, पोटेंशियल मार्केट साइज, वो है $20 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास। अब उसमें वैभव ग्लोबल का टोटल शेयर ऑब्वियसली बहुत कम है, बिकॉज साइज ही कंपनी का काफ़ी छोटा है। 6 साढ़े 6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, तो साइज छोटा है।
एंड इनका टोटल शेयर जो है इतने बड़े मार्केट में काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड थिंग एज ए रिटेल इन्वेस्टर, बिकॉज हमें ऑब्वियसली ऐसी ही कंपनी चाहिए जिनके पास ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो, जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बड़ी होनी चाहिए, ना कि लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या आईटीसी या नेस्ले ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो कि ऑलरेडी हर जगह प्रेजेंट है। सो वहाँ पे हम ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है वैभव ग्लोबल के लिए, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी की। लास्टली अगर हम इनके Q2 के नंबर्स देखें कि अभी करेंटली बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, सो इस क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो 9% से ग्रो हुआ है, मार्जिन इनके इम्प्रूव हुए हैं 8% से 9% पे, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 26% पे ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो ओवरऑल नंबर्स ठीक है। सेल्स की जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली थोड़े म्यूटेड रहे हैं, एंड लास्ट कुछ क्वार्टर्स में तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम रहा था इनके लिए सेल्स को ग्रो कर पाना। मेजर रीज़न है उसका जो इन्फ्लेशन और रिसेशनरी जो माहौल बना हुआ है यूएस यूके में, उसकी वजह से इनकी सेल्स ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। बट अच्छी बात इसमें ये है कि चीज़ें अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। मैनेजमेंट का भी कहना है कि इस क्वार्टर में जो यूएस है स्पेसिफिकली वहाँ पे डिमांड धीरे धीरे वापस आ रही है, कंज्यूमर डिमांड, एंड यूके में ऑल्दो अभी भी डिमांड थोड़ी बहुत म्यूटेड है, बट यूएस में डिमांड इंप्रूव हो रही है। और इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने जो आउटलुक है वो भी पॉजिटिव दिया है। लास्ट कुछ क्वार्टर्स में तो वो आउटलुक को अवॉइड कर रहे थे उस पर गाइडेंस देने से, बट इस क्वार्टर में कंपनी ने आउटलुक को पॉजिटिव दिया है। सो अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। देन अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने जो जर्मनी है उसमें इन्होंने वोडाफोन और टेली कोलंबस इन दो केबल नेटवर्क के साथ में टाई अप किया है, एंड जर्मनी में अब जो एचडी चैनल्स हैं उन पे भी इनका जो जर्मनी में चैनल है शॉप एलसी जर्मनी, वहाँ पे इनका चैनल शो होगा एचडी चैनल्स में भी। सो इसके साथ इनकी जो प्रेजेंस है वो 95% हाउस होल्ड में हो जाएगी जर्मनी के अंदर, यानी जर्मनी में जितने भी घर हैं उसमें 95% में वैभव ग्लोबल की प्रेजेंस हो जाएगी। प्रेजेंस इनकी बेसिकली इंक्रीज हुई है। दूसरा, इस क्वार्टर में इन्होंने दो बड़ी एक्विजिशन की है, एक है आइडियल वर्ल्ड एंड दूसरा है माइंडफुल सोल। सो इन दो कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। आइडियल वर्ल्ड यूके बेस्ड कंपनी है, ये टेली शॉपिंग कंपनी है जो कि होम डेकोर, हेल्थ, एपरल, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की सेलिंग करती है ये। इसको एक्वायर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था वैभव ग्लोबल का, कि इन इससे ऑब्वियसली एक तो मार्केट शेयर इंक्रीज होगा इनका, बिकॉज यूके में अभी करेंटली 10% के आसपास मार्केट शेयर है वैभव ग्लोबल का। सो इस कंपनी को एक्वायर करने से वहाँ पे इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। दूसरा, जो इस कंपनी के एसेट्स हैं, लाइक जो स्टूडियो है, आईटी इंफ्रा है, बाकी के जो एसेट्स हैं उसको ये कंपनी यूज़ कर सकती है, एंड वो एक और एडिशनल बेनिफिट रहेगा इनके लिए। आइडियल वर्ल्ड जो है वो अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट वैभव ग्लोबल कंपनी का कहना है कि अगले एक साल के अंदर, यानी कि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, इस कंपनी को ये ब्रेक इवन पे लेके आ जाएंगे, बिकॉज ऑपरेशनल एफिशिएंसी वैभव ग्लोबल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरा जो इन्होंने एक्विजिशन किया है माइंडफुल सोल, सो ये बेसिकली यूएस बेस्ड एक ई कॉमर्स कंपनी है, 6 साल पुरानी कंपनी, 2018 में स्टार्ट हुई थी। ये कंपनी वहाँ पे फैशन ज्वेलरी, होम डेकोर, हेल्थ, एपरल एंड अदर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की सेलिंग करती है ई कॉमर्स के थ्रू। इसको एक्वायर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था वैभव ग्लोबल का, कि डिजिटली ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड वैभव वैभव ग्लोबल जो है वो अपने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है आने वाले टाइम में, बिकॉज जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन टीवी चैनल्स के थ्रू है वहाँ पे ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे फर्दर ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम है, लेकिन डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो इनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड कंपनी का टारगेट है कि FY27 तक, यानी कि अगले 3 साल के अंदर, इनका रेवेन्यू का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डिजिटल चैनल के थ्रू आएगा। दिस मीन्स कि जो फर्दर ग्रोथ आएगी इनके बिजनेस में, इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ आनी है वो ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि डिजिटल चैनल के थ्रू आएगी, एंड जो टीवी चैनल्स हैं वो बिजनेस स्टेबल रहेगा, बिजनेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे ग्रोथ ऑलरेडी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, तो वो बिजनेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बट जो ग्रोथ है इंक्रीमेंटल वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके डिजिटल चैनल से आएगा। सो दिस इज द रीजन कि इन्होंने माइंडफुल सोल को एक्वायर किया, क्योंकि ये एक ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है और डिजिटली ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उनकी डिजिटल लर्निंग इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी।
ये अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को डिजिटली सोल्ड कर सकते हैं काफ़ी इजीली। सो ये दो मेन पर्पस थे इनके, इन दो एक्विजिशन के पीछे। लास्टली अगर हम गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY24 में बेसिकली इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को अपग्रेड किया है। पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 to 10% का ग्रोथ, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13 to 15% का ग्रोथ इस एक्विजिशन के बाद, यानी कि अपनी गाइडेंस के उन्होंने अपग्रेड किया है। और जो नेक्स्ट ईयर है FY25, उसमें इनकी ग्रोथ गाइडेंस है हाई टीन के आसपास, हाई टीन यानी कि 17, 18, 19% के आसपास ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस है, यानी FY25 के बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ गाइडेंस है, वो कंपनी मिड टीन में एक्सपेक्ट कर रही है। मिड टीन यानी कि 13, 14, 15% के आसपास। सो ये इनकी ग्रोथ गाइडेंस है। अब आई मीन एज अ रिटेल इन्वेस्टर ऑब्वियसली हमें हमेशा उन कंपनीज को स्टडी करना चाहिए, उन बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहिए जिनमें ग्रोथ कैपेबिलिटी एटलीस्ट 20% के अराउंड हो, 18-20% के अराउंड हो। बिकॉज अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, बिजनेसेस को स्टडी कर रहे हैं, हर क्वार्टर एनालाइज कर रहे हैं, रिजल्ट्स ट्रैक कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी शुड एक्सपेक्ट कि 18-20% तो रिटर्न हमारे बिजनेस से आना चाहिए। अदरवाइज इट्स बेटर कि हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दें, बिकॉज वहाँ इंडेक्स फंड में तो 13-14% तो बहुत ईजिली मिल जाएगा अगर हम सेफली अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दें। सो इट्स बेटर कि हम उन बिजनेसेस को चेज करें जो 18-20% पे ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें तो हाँ, वैभव ग्लोबल का मैनेजमेंट का ये कहना है कि मिड टीन यानी कि 14-15% के आसपास की वो सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। लेकिन इस कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छी है। लाइक इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो 9% की सेल्स ग्रोथ पे 26% का पैट ग्रोथ है, और ये लास्ट कुछ क्वार्टर से कंटिन्यू है। सो आने वाले कुछ सालों में भी अगर ये ऑपरेटिंग लेवरेज कंटिन्यू रहता है तो 15% की सेल्स ग्रोथ एंड विद ऑपरेटिंग लेवरेज सो अराउंड 18-19% के आसपास का पैट ग्रोथ ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ में ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। तो ओवरऑल पैकेज अगर हम देखें तो ये बिजनेस 18-19% पे ग्रो कर सकता है अगर इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज मेंटेन रही। ऑब्वियसली वो हम चीज़ें ट्रैक करेंगे, बट जो मेजर इशू है अगेन वो है इसके वैल्यूएशन पे। आई मीन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, बट इसका पीई मल्टीपल अगर हम देखें तो 57 का पीई मल्टीपल है। एंड एज एन इन्वेस्टर ऑब्वियसली पर्सनली आई फील कि मेरे पास और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, बिकॉज ऐसे बिजनेस को लेना जो कि मिड टीन के आसपास ग्रो कर रहा हो एंड पी मल्टीपल उसका 57 हो, सो इससे फार बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। बट यस, ये बिजनेस जो है वो ट्रैक करने लायक है, स्टडी करने लायक है, इसे ट्रैक करना चाहिए। बिकॉज अभी पी मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है, लेकिन हो सकता है इस स्टॉक में शार्प करेक्शन हो, बिकॉज इसका साइज काफ़ी छोटा है, सिर्फ 6-6.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर यहाँ से ये बिजनेस 10 टाइम भी हो जाता है तो भी ओवरऑल मार्केट कैप इसका सिर्फ 60,000 करोड़ के आसपास होगा। यानी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखें तो हम इसके पास बहुत ज़्यादा है, अर्निंग विजिबिलिटी इस बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली ये बिजनेस है जो ट्रैक करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट्स रहती है इस बिजनेस की। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था वैभव ग्लोबल के ऊपर। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड। थैंक यू।